तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कार्पस लूटियम के बारे में, ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में, और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको हम मेंसेस भी बोलते हैं, और मेंसेस के अलावा और भी कई नाम हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग साइकिल, या इस तरीके की साइकिल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैंने बोला था ये प्रेजेंट किस में होता है, तो आपने बोला था मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्राइमेट्स में पाई जाती है। ठीक है, प्राइमेट्स में कौन आ रहा था, तो ओल्ड वर्ड मंकी, आपका ब्लैक वर्ड मंकी, और जो है सॉरी ओल्ड वर्ड मंकी में क्या था, रेड माउथ और ब्लैक माउथ वाले एप्स थे, और मंकी और ह्यूमन थे। तो अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की एग्जैक्टली ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। तो मेंस्ट्रुएशन में हमने बताया था प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स होते हैं, तो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल होती है और नॉन प्राइमेट्स में स्ट्रेस साइकिल होती है। फिर मैंने बताया था कि मीनार्च और जो है मिनोपॉज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, अब देखिए जो ये साइकिल है, इस साइकिल को पढ़ने से पहले दो तीन जो है इसमें एनसीईआरटी में ग्राफ बने हुए हैं, उनको भी आपको याद रखना है, उनको भी देखना है आपको किस तरीके के ग्राफ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बच्चों देखने को मिलेगा आपको। आप लोग एनसीईआरटी खोल के सामने रख लीजिए तो और अच्छे समझ में आएगा। तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच एलएच, दोनों का एक में हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ इसका, तो आप बोलोगे ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन के अलावा किसका, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का। और उसके बाद में आप देखोगे ओवेरियन साइकिल, और ओवेरियन साइकिल के बाद में आप बच्चों बोलोगे जो यूटेराइन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं यूटेरस में। ठीक है, तो यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, ये 4 स्टेप्स हैं, ऐसे इस तरीके से हम समझेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन करके कहानी क्या होगी इसमें। सबसे पहले आप बोलोगे जो यूटेराइन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जो है कितने टाइम की होती है, तो आपको पता है, मैंने बोला था कितना टाइम ड्यूरेशन उसका, 28 to 29 डेज के आसपास। तो यहां से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 to 5, 1 से 5 तक डेज की बात कर रहे हैं, 1 to 5 डेज। फिर 5 से आप बात करोगे बच्चों तो हम लेके जाएंगे कहां तक, तो आप बोलोगे 14 डे तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 14 डे पे, और 14 के बाद में हम लेके जाएंगे कहां तक, 28 या 29 तक। ठीक है, अब देखिए जो ये वाला फेज है 1 से 5 वाला, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, या हम बोलते हैं इसको मेंसेस। तो यूट्रस में क्या होगा, इस समय पर ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी, ब्लड वेसल्स टूटेंगी, यानी कि एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ब्लड वेसल्स भी टूट जाएंगी, है ना। और जब वो टूटेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, तो ब्लड डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसमें जो है आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर दिया जाएगा। तो 30 to 50 ml के आसपास ब्लड जो होता है वो रिलीज किया जाएगा इस जो है पहले स्टेप में, जिसको हम क्या बोले हैं, मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के बाद में दूसरा जो स्टेज आएगा बच्चों यूटेरस में, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज। क्या बोलेंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज। तो ये प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया। प्रोलिफेरेटिव फेज में यूट्रस क्या करेगा, प्रोलिफरेट करना चालू कर देगा, उसकी जो लाइनिंग है वो जो है प्रोलिफरेट करेंगी, क्या होगा वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे आगे।
प्रोलिफरेटिव फेज के बाद में बच्चों दूसरा जो फेज आएगा उसको हम यूट्रस में क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी फेज। क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी फेज, यानी कि यहाँ पर सिक्रीशंस वगैरह होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमें देखने को मिलेगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मेंसेस होगा तो ये ब्लीडिंग होगा, और उसके बाद में कुछ इस तरीके की सेल्स प्रोलिफरेटिव में ऐसे इस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर सिक्रीटरी फेज में और ज्यादा डेवलप हो जाएगा यूटेराइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये यूट्रस है ना। एक एक चीज समझेंगे, बहुत जो है बहुत सारी बातें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल समझेंगे। तो देखिए मैंने बोला यूट्रस में कौन कौन सी साइकिल हो रही है, तो यूट्रस में आपने बोला पहला जो फेज होगा उसको बोलते हैं मेंसेस, दूसरा जो बेटा साइकिल है उसको बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेटिव, और तीसरा जो है वो कौन सा है, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तीन फेज थी यूट्राइन साइकिल के। अब इसके अलावा ओवरी में आते हैं, ओवेरियन साइकिल भी साथ में चलेगी, तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ओवरी में जो आएगा वो बेटा कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज आएगी, फॉलिकुलर फेज, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के बाद में दूसरा जो फेज आएगा उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। और ओवुलेशन कब होता है, तो 14 डे पे होता है, यहाँ पर इस वाली जगह पे, इसीलिए मैंने इसको घेर दिया है। तो 14 डे पे ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद में जो है आप बोलोगे कौन सी फेज आएगी, तो आप बोलोगे लूटियल फेज। तो देखिए एक तो यूट्रस में भी चेंजेस हो रहे हैं और दूसरा ओवरीज में भी चेंजेस हो रहे हैं। और तीसरा हम देख रहे थे 4 हार्मोन हमारे पास है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेनली, इनका भी हमें देखना है सिस्टम क्या है। देखिए अलग अलग हम जो है सिंबल से इनको दिखा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एलएच को, तो एलएच का पीक हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से, फिर दूसरा हमारा जो होगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, तो दूसरा जो हार्मोन है उसको लेते हैं। आप एनसीईआरटी में देखते रहिएगा सामने एकदम अपने, यहाँ पर ये एफएसएच होगा, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, एलएच, और ये क्या है आपका एफएसएच। ग्रीन पेन से एलएच में दिखा रहा हूँ और एफएसएच को मैं किससे दिखा रहा हूँ, ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप इस एफएसएच के बाद में यहाँ पर, तो इसके बाद में मैं बोलूंगा कि यहाँ पर क्या आता है, ईस्ट्रोजन, दूसरे वाले ग्राफ में, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आप बोलोगे ईस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, और ईस्ट्रोजन के अलावा एक और जो हार्मोन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, वो कौन सा है बच्चों, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कुछ इस तरीके से होगा। तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ओवेरियन साइकिल में क्या होगा, तो आप बोल रहे थे प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होंगी ऐसे, तो ऐसे हम बना लेंगे रफली, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बच्चा डेवलप्ड होते होते क्या बन जाएंगी, तो आप बोलोगे मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल।
तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गई। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर क्या होगा, जो 14 डे पे साइकिल आप देख रहे हो, जो एलएच का पीक है, ये एलएच सर्ज है कि नहीं, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज या एलएच पीक। तो इस पीक पे आप आइए, इस पीक पे जब आप आओगे 14 दिन के आसपास, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ओवुलेशन देखने को मिलेगा। ये सेकेंडरी oocyte जो होगा वो बेटा क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। सेकेंडरी oocyte क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा ये आगे जाके क्या बना लेगा, कार्पस लूटियम बना लेगा। और कार्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी हो गई तब तो मेंटेन रहेगा, अगर अब्सेंस हुआ प्रेगनेंसी तो आप बोलोगे ये किसमें चेंज हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें चेंज हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में। कॉर्पस एल्बिगेंस में चेंज हो जाएगा, और कॉर्पस एल्बिगेंस में चेंज होने के बाद में ये डिजनरेट हो जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर प्रेगनेंसी प्रेजेंट होगी तो कार्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो 7 दिन तक तो एलएच का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, एससीजी निकलने लगेगा और वो इसको कंट्रोल कर लेगा, जिससे जो कार्पस लूटियम है वो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन, रिलैक्सिन वगैरह निकालता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फेज था इसको देखते रहेंगे साथ साथ में, और पहला जो फेज था उसकी भी बात करते रहेंगे हम लोग। ये ब्लड वेसल्स मैंने बनाई है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पर ब्लड वेसल्स को मैंने रप्चर दिखा दिया 1 से 5 दिन में, तो यही ब्लड लॉस होता है 30 to 50 ml के आसपास, है ना। चलो अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते रहिएगा आप इस ग्राफ को। सबसे पहले आप जाते हैं यूट्रस की मेंसेस साइकिल। ठीक है, तो मेंसेस में क्या होगा बच्चों, ब्लड बनेगा यूट्रस में, है ना। तो वहां पर जो ब्लड होता है वो क्लॉट जो है, ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल्स टूटेंगे ब्लड बाहर निकलेगा, तो जो क्लॉट बन जाता है उसको क्या होता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, मेंसेस में क्या होता है, आप बोलोगे एंडोमेट्रियम जो होगा वो ब्रेक करेगी। मेंसेस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेकिंग हो रही 1 to 5 डेज। देखिए आप इस ग्राफ में, अब इस ग्राफ में हमको लेवल देखना है किसका, जो ऊपर हार्मोन्स है। तो 1 to 5 डेज में आप देखिए यहाँ पर 1 to 5 डेज में बच्चों क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम टूट रही कि नहीं, और टूट रही तो ये ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड वेसल्स पूरा लेयर टूटेगा, स्लगिंग होगी लेयर की, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल्स होंगी वो भी रप्चर हो जाएंगी, और वो रप्चर होंगी तो ब्लीडिंग होगा, और ब्लड कितना निकलेगा, तो आप लोग 30 to 50 ml। अब ये तो यूट्रस की बात हो गई। उसी समय क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हो प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट हो जाती है बननी, वो डेवलप होने लगती है, प्राइमरी फॉलिकल आगे डेवलप होने लगती है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो थी वो डेवलप हो गई कहां पर, ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर। अब देखिए इसमें लेवल देखिए जो है हार्मोन्स का, तो मैंने बोला ये वाला जो मैंने दिखाया है ये वाला क्या है आपका, तो आप बोलोगे ये ईस्ट्रोजन, और नीचे वाला जो मैंने रेड पेन से दिखाया इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन। अब सबका लेवल हमें पता चल जाएगा कब कितना लेवल है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिख रहा है। देखिए ये 1 से 5 वाले दिन में देखिए आप, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है। फिर आप देखिए एलएच का लेवल थोड़ा स्लाइटली हल्का जो है वो भी क्या है, डाउन ही है समझ लो। और एफएसएच का लेवल जो है, एफएसएच का लेवल जब आप बात करोगे तो एफएसएच का लेवल थोड़ा यहाँ पर बढ़ जाता है, थोड़ा ये जो है एफएसएच का लेवल थोड़ा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसे हम देखेंगे इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको फॉलिकल्स डेवलप कराना है। क्या डेवलप कराना है, फॉलिकल्स डेवलप कराना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल कैसे बनेंगे, तो एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ही तो बनेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कराने के लिए एफएसएच चाहिए कि नहीं चाहिए, तो थोड़ा एफएसएच यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या होगा, स्लाइटली वो उसी कंटिन्यूअस मैनर में डाउन होके चलता जो है आगे बढ़ जाएगा साइकिल में। तो यहाँ पर जो आपका एफएसएच था उसका लेवल स्लाइटली बढ़ा कब, 5वें दिन के आसपास मेंसेस साइकिल में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब आप आगे बढ़िए, आप जब बात करोगे किसकी, दूसरा जो हार्मोन है एलएच, उसका लेवल देख रहे हैं आप डाउन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसी हिसाब से जा रहा है। ठीक है, तो एलएच तो बढ़ना नहीं है अभी। अब देखिए दूसरे फेज में आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज यूट्रस के केस में, और इसमें बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं बच्चों, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो ये वाला जो फेज 5 से लेके 14 दिन तक लगभग होता है, इसको हम बोलते हैं
प्री ओवुलेटरी फेज। पोस्ट मतलब तो बाद में हो जाएगा, है ना। तो प्री ओवुलेटरी फेज इसको बोलते हैं। और इस प्री ओवुलेटरी फेज में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाती है, पूरा जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो डेवलप हो जाती है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और यहाँ पर क्या होगा, एलएच का सर्ज आएगा। और जब एलएच का सर्ज आएगा तो आपको पता है वहां पर लिक्विड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ग्रेनुलोसा सेल्स और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को रिलीज करेंगी। और जब बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। और ब्रस्ट कर जाएगा तो सेकेंडरी oocyte जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो बच्चों क्या बना लेगा, कार्पस लूटियम बना लेगा। अब कार्पस लूटियम क्या करेगा, तो आपको पता है कार्पस लूटियम क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था, ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, इनहिबिन रिलीज कर रहा था, और आप बोल रहे थे रिलैक्सिन भी रिलीज कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। समझ में आई बात कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है बच्चों, और जो ईस्ट्रोजन क्या करता है, उसका भी रोल अभी हम लोग देखेंगे, क्या बातें हैं वहां पर सब समझेंगे वन बाय वन करके। अभी केवल आप लेवल देखिए हार्मोन्स का कहाँ पे कितना है। अब देखिए जैसे ही ओवुलेशन हुआ उसी समय पर, उससे थोड़ा पहले ही क्या हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा क्या हुआ, स्लाइटली बढ़ा, यहाँ पर देखिए। और बढ़ने के बाद फिर क्या हुआ बच्चों, डाउन हो गया, ठीक है। फिर जो है ये क्या हुआ, हल्का बढ़ गया। इसके बाद में आप देखिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो बिल्कुल नीचे चल रहा था, लेकिन जैसे कार्पस लूटियम बना वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। तो ये देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, रेड पेन से आगे जा रहा है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हुआ वैसे ही क्या हुआ, यूटेराइन जो मेम्ब्रेन थी वो और ज्यादा क्या हो गई, अच्छे से मेंटेन हो गई, ठीक है। अब देखिए इन सारे केसेस में जब आप पढ़ोगे तो इनका जो रोल है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी मैं केवल बेसिक्स की बात कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा इतनी बातें। देखिए तो रोल ऑफ जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उसको देखते हैं, फिर मैं मैकेनिज्म समझाता हूं। रोल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, दोनों हार्मोन्स हैं। तो ईस्ट्रोजन के रोल देखते हैं और प्रोजेस्टेरोन के रोल देखते हैं। ईस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे क्या रोल प्ले करता है, वहां पर क्या एक्शन लेता है उसको देखते हैं। एंडोमेट्रियम, इस पे क्या एक्शन होगा इसका। और दूसरा देखते हैं बच्चों मायोमेट्रियम, उस पे देखते हैं क्या रोल होगा। चलिए देखिए तो यहां पर बच्चों समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग होती है उसको क्या करता है, ईस्ट्रोजन बढ़ा देता है। तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगी, थिकनेस इसकी इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई, थिकनेस बढ़ गई। यानी कि ये क्या करवाएगा, हाइपर प्लेसिया करवाएगा। हाइपर प्लेसिया का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, प्लेसिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स जो थे वो क्या हो गए बच्चों, बढ़ गए। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, यूट्रस की थिकनिंग बढ़ गई कि नहीं, एंडोमेट्रियम की वॉल की थिकनिंग बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्योंकि इसको तैयार करवाना है इम्प्लांटेशन के लिए। दूसरा देखिए अब मायोमेट्रियम पे इसका क्या रोल होगा, तो ये मायोमेट्रियम की भी थिकनेस बढ़ाएगा, लेकिन यहां पर बच्चों हाइपरप्लेसिया ना होके क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगा। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रॉफी मतलब साइज, यानी कि ये सेल के साइज को बढ़ाएगा मायोमेट्रियम में। और यूट्रस की लेयर याद करो, आप पहले बोल रहे थे पेरीमेट्रियम, फिर आप बोल रहे थे स्मूथ मसल सेल्स, मायोमेट्रियम, फिर उसके बाद में ब्लड वेसल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोले थे, एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम के पास में क्या होगा, एस्ट्रोजन जाएगा और उसकी थिकनिंग को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, तो उसके साइज को बढ़ाएगा, और उसी को हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब आते हैं प्रोजेस्टेरोन का रोल देखते हैं। तो एस्ट्रोजन ने क्या किया, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन, अगर कंक्लूटिवली हम बोले दोनों को, तो क्या कर रहे हैं, ये थिकनिंग दोनों की बढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो आप बोलोगे थिकनिंग ऑफ या थिकनेस ऑफ यूटेराइन वॉल, उसको इन्होंने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। एक तो एंडोमेट्रियम को भी बढ़ा दिया, दूसरा मायोमेट्रियम को भी बढ़ा दिया। यानी कि अब जो एंडोमेट्रियम है या जो यूटेराइन वॉल है वो तैयार है बच्चे को परसीव करने के लिए, तैयारी करने लगा कि अच्छा सा उसको गद्दे जैसा एक सीट मिले जिससे वो अच्छे से इम्प्लांट हो जाए। अब प्रोजेस्टेरोन पे आते हैं, प्रोजेस्टेरोन का भी रोल देखते हैं। भाई ये क्या बोल रहा है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये सिक्रेटरी नेचर जो होता है एंडोमेट्रियम का उसको बढ़ा देता है। सिक्रेटरी नेचर ऑफ
इसका बच्चों एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का जो सिक्रेटरी नेचर होगा उसको बढ़ा देगा, यानी कि ये क्या करेंगे, यूटेराइन मिल्क को रिलीज करने लगेंगे। और ये यूटेराइन मिल्क जो होता है वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में एंडोमेट्रियम क्या करता है, सिक्रेटरी नेचर के होने की वजह से यूटेराइन मिल्क वगैरह को वो रिलीज करने लगता है इन इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो एडहेसिवपन होगा, एडहेसिवनेस होगी, यानी कि चिपकने की जो प्रक्रिया होगी वो और ज्यादा जो है बढ़ जाएगी। दूसरा देखिए, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये डिक्रीज करवा देता है बच्चों, क्या करवाएगा, डिक्रीज करवा देगा कॉन्ट्रैक्शंस को, कॉन्ट्रैक्शंस इन मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में ये कॉन्ट्रैक्शंस को क्या कराएगा, डिक्रीज करवा देगा। तो कुल मिला के हमें समझ में क्या आया कि दोनों क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बच्चों क्या कर रहे हैं, दोनों ही जो है थिकनिंग को मेंटेन करवा रहे हैं। एक जो है थिकनिंग को बना रहा है और दूसरा थिकनिंग को मेंटेन करवा रहा है। बना कौन रहा है, जो है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, उस थिकनिंग को मेंटेन करवा रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, प्रोजेस्टेरॉन को कुछ और भी नाम से जाना जाता है, जैसे बोलते हैं एंटी एबॉर्शन हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी एबॉर्शन हार्मोन, या इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों बोलते हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन होगा नहीं तो वहां पर बच्चों क्या होगा, एडहेसिवनेस नहीं होगी या मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन कम नहीं होंगे, तो वो क्या करेगा, बच्चे को एबॉर्ट कर देगा कि नहीं, बॉडी के बाहर फेंक देगा। तो इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, या बच्चों कैसा है, एंटी एबॉर्शन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए, जो जब आप बात करते हो इसके साइकिल की, तो पीछे देखते हैं, अब इन चीजों को हम मैच करते हैं पीछे से। तो पीछे से मैच करिए, आप देखिए जहां पर जिस जिसका लेवल हाई है, कम है, वो क्या रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, इस वाले ग्राफ में आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, तो यहाँ पर देखिए यूटेराइन वॉल जो थी वो पूरी टूट गई कि नहीं टूट गई, ब्लीडिंग होने लगा कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो कोई मतलब ही नहीं बचा यहाँ पर, यानी कि अभी कोई भी जो है कॉन्सेप्शन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को आउटसाइड द बॉडी रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल जो थी वो टूट गई, और टूटी है तो वो ब्लड या मेंसेस के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 5 दिन बाद क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज आई, यानी कि उस प्रोलिफरेटिव फेज में किसका रोल होगा, तो आप बोलोगे वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, जो है यूटेराइन जो वॉल होगी, वहां पर जो सेल्स होंगी वो प्रोलिफरेट होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी, नंबर बढ़ने लगेगा, साइज बढ़ने लगेगा, तो वो तैयारी चालू कर दी। अब जब तैयारी चालू कर दी तो क्या होगा आगे जाके, तो आप बोलोगे धीरे धीरे वो और मजबूत होती चली जाएगी, और मजबूत होके आप बोलोगे वो कितनी थिक हो जाएगी, तो नियर अबाउट सिक्रेटरी फेज में आते आते जो है 1 to 3 mm थिक हो जाती है वो। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पर जब आप देख रहे हो सिक्रेटरी फेज में, जब एंडोमेट्रियम ये वॉल बनाया मैंने, एंडोमेट्रियम वॉल, तो एंडोमेट्रियम वॉल देखो सबसे मजबूत हो गई, थिक हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पर हाई है कि नहीं है, ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन से कम है लेकिन वो भी है। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इनकी वजह से क्या हुआ, थिकनिंग हो गई। कैसे हुई, मैंने आगे ही बताया आप लोगों को, है कि नहीं। अब देखिए, जब आप बात करोगे इसमें जो है कंट्रोल की, तो कंट्रोल कैसे करता है, जरा कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंट्रोल में देखिए, हाइपोथैलेमस होगा, बिल्कुल होगा। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, जीएनआरएच निकलता है। जीएनआरएच कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक बच्चों कौन सा होता है, एफएसएच, दूसरा कौन सा होगा, एलएच। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों कहाँ जाएंगे, ओवरीज के पास में जाएंगे। ठीक है, ओवरीज के पास में जाएंगे, लेकिन एक मंथ में एक ही ओवरी जो है मेंटेन होगी, बाकी दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो एक अल्टरनेट काम करती है, एक ओवरी अगर इस
मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो दी है, एग दी है या सेकेंडरी साइट या ओवम प्रोड्यूस किया है, तो अगले महीने में वो रेस्ट करेगी, तब दूसरे तरफ की ओवरी काम करेगी। अब ओवरी के बाद में आप बोलोगे क्या निकालेगी ओवरी? ईस्ट्रोजन निकालेगी कि नहीं निकालेगी? इनके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल निकालेगी। अब ईस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है? तो आपको पता है कौन निकालता है, मैंने बोला भी था, थीका सेल्स निकालती हैं। जो थीका एक्सटर्ना वाली सेल्स थी, इंटरना वाली, वो निकालती हैं। अब देखिए आप, ईस्ट्रोजन के अलावा और क्या निकलेगा? तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन भी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों जाके काम किस पे करेंगे? तो बच्चों आप बोलोगे यूट्रस पे काम करेंगे, यूट्रस की थिकनिंग को मेंटेन करेंगे और जो है बनाएंगे। अब ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बच्चों क्या होगा? तो आप बोलोगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर जो है क्या होगा बच्चों, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से एलएच का भी लेवल बढ़ जाएगा। ये एस्ट्रोजन में मैंने बना दिया, एलएच का लेवल भी बढ़ गया। और एलएच का लेवल बढ़ते बढ़ते उसने क्या किया, एलएच सर्ज आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। और ओवुलेशन कब हुआ? 14वें दिन हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो ओवुलेशन कॉज कर दिया किसने? एलएच ने। ठीक है, अब देखिए, जब ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा बढ़ा तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहां पर जो है आपका जो प्रोजेस्टेरोन होगा, जब इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया मान लो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास में और उनसे बोलेगा कि आप क्या करो, इनके लेवल को कम कर दो, सिक्रीशन को कम कर दो। फिर जाएगा किसके पास में? तो आप बोलोगे जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में और उनसे बोलेगा आप जीएनआरएच निकालना बंद कर दो, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकालना बंद कर दो। तो दोनों जब बंद हो जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा और इधर क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाता है। अब देखिए यार, इसको एक हम लाइन में समझते हैं, कुछ इस तरीके से टेबल बना के। तो यहां पर स्टेरॉइडल या बोलोगे ओवेरियन या बोलोगे गोनाडल हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हाइपोथैलेमस में आते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस में बच्चों क्या होगा? जीएनआरएच होगा कि नहीं होगा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और फिर आप बोलोगे गोनाडोट्रोपिन्स। तो गोनाडोट्रोपिन्स में कौन आता है? तो आपको पता है एफएसएच आते हैं और कौन आता है? एलएच आता है, दो हार्मोन्स आते हैं। अब देखिए कब होगा क्या, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जब आप निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करोगे, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करोगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, जीएनआरएच का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एलएच का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आप देखिए इसके बाद में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, तो जीएनआरएच का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए, ये तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। अब इसको आप जो है उससे मैच कराइएगा, ठीक है, उस ग्राफ से, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। अब देखिए पॉजिटिव फीडबैक में, देखिए पॉजिटिव में मैंने क्या बोला, अगर ईस्ट्रोजन का लेवल, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ईस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई हुआ तो आप बोलोगे बच्चों जीएनआरएच का लेवल क्या होगा? वो भी हाई होगा। फिर आप बोलोगे एफएसएच का लेवल भी हाई होगा, आपका एलएच का लेवल भी हाई होगा। तो मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, हाई, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला ईस्ट्रोजन अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देने लगेगा। ठीक है, और अगर मॉडरेट अमाउंट में रहेगा, कम रहेगा, तो आप बोलोगे ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। तो ईस्ट्रोजन दो तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म देता है, एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा देता है? निगेटिव। पॉजिटिव कब देगा?
जब आप बोलोगे मॉडरेट जो है वेरी हाई अमाउंट में होगा और मॉडरेट अमाउंट में होगा तब कैसा देगा, निगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैकेनिज्म था उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, अगली क्लास में फिर हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक बार, तो आप लोग पढ़ना भी उससे, तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी।